हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन में। हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने बताया था कि डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब एक फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जब एक फर्म टूट जाता है, खत्म हो जाता है फाइनली, तो फिर उसके बाद किस तरह की एक्टिविटीज होते हैं, किस तरह के बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, तो उसी के एस्पेक्ट में हम अभी बात करेंगे। तो जैसे अगर कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, अगर ये खत्म हो रहा है तो एक फर्म में या एक बिजनेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला, एक नंबर में मैंने लिखा उस फर्म के एसेट्स, और दूसरी जो है उस फर्म की लायबिलिटीज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब तक आपका बिजनेस चल रहा होता है तो जो लायबिलिटी होल्डर से या जो क्रेडिटर्स है उनसे लेन देन आपका चलता रहता है। उनको पता होता है कि बिजनेस चल रहा है, कभी ना कभी हमारा बकाया हमको वापस मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना बिजनेस बंद करोगे तो जितने भी लेनदार है सब दौड़े आएंगे और आपसे बोलेंगे आपने तो बिजनेस बंद कर दिया, हमारा लेन देन बंद हो जाएगा, अब ऐसा करो हमारे पैसे का पेमेंट कर दो, भुगतान कर दो। तो ऐसे सिचुएशन में आप भी लीगली दायित्व है आपके ऊपर कि आप इनका भुगतान करें पूरी तरह से। तो उतना पैसा तो होता नहीं है कि पूरा लायबिलिटी का हम पेमेंट कर सके। तो उस सिचुएशन में हम करते क्या है, अब जो मेरा बिजनेस था उससे रिलेटेड जो एसेट था, तो बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो अब इन एसेट का कोई काम नहीं है। अगर आटा की चक्की आप चला रहे थे, अब आटा का चक्की बंद हो गया, तो उस चक्की का क्या करना है, उससे तो घर का मसाला तो पीस नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब हम उन एसेट्स को भी हम बेच देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एसेट्स मेरे पास है हम उनको सेल करेंगे। ये देखिए मेरा तीसरा स्टेप हो रहा है, हम एसेट्स को सेल करेंगे। तो जब किसी एसेट को सेल किया जाता है तो क्या आएगा, हमारे पास कैश आएगा, और जो ये कैश आ गया तो यही कैश हमारे लायबिलिटी का पेमेंट करने में, ये चौथा स्टेप है, हमारे लायबिलिटी का पेमेंट करने में यही काम आएगा। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स हो गया। ठीक है, अच्छा ये सब जो इतना जो तामझाम होता है तो इसमें कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी आते हैं, कुछ वसूली का खर्चा वगैरह भी आता है, जिन्हें हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। उसे हम 5वें नंबर में रखते हैं। इसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ फंडिंग अप कहते हैं, जो छोटा मोटा खर्चा आ जाता है इन सब कामों को करने में। ठीक है, तो अब हम इन्हें डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ 5 पॉइंट हो गया। 1 नंबर में एसेट हो गया, 2 नंबर में लायबिलिटी हो गया, 3 नंबर में एसेट को बेचना, चौथा स्टेप लायबिलिटी का पेमेंट करना, और पांचवा जो है स्टेप एक्सपेंसेस जो अक्योर हो रहा है रियलाइजेशन का, उसका पेमेंट करना। बस इन 5 स्टेप्स में ही हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो जाता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में समझते हैं। ये जो हमारा एसेट है, एसेट जो यहाँ 1 नंबर में लिखा हुआ है, तो एसेट हम किस तरह के एसेट्स को लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या सारे एसेट्स को लिया जाता है। नहीं, सारे एसेट्स को नहीं लिया जाता। एसेट सिर्फ जो सेलेबल होते हैं, सेलेबल यानी कि जो बिक्री योग्य संपत्ति है, जिन एसेट्स को बेचा जा सकता है, जिनका कोई मार्केट वैल्यू होता है, सिर्फ उनको लिया जाता है। तो उनमें क्या क्या आते हैं तो मैं यहां बता देता हूं आपको। कैश और बैंक को आप छोड़ दो, और जो फिक्सिशियस एसेट होते हैं उनको छोड़ दो। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि ये इसे क्यों छोड़ा जाता है। क्योंकि कैश की बात करें, अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है, मैं आपको बोलूंगा 90 रुपए में दे दो, पुराना हो गया है, तो क्या आप मुझे 90 रुपए में दोगे? वो नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू वही रहता है। जो कैश होता है उसका जो अंकित मूल्य है, जो उसमें अंकित है, वही वैल्यू हर टाइम मिलता है। इसलिए कैश को तो हम बेचेंगे नहीं। अब बैंक का मतलब बैंक के अकाउंट में जो आपका पैसा जमा है उसे भी तो बेचेंगे नहीं, वो तो खुद लिक्विड में है, तो क्या बेचेंगे उसको। हम बेचते ही इसलिए एसेट्स को है ताकि हम एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सके। तो जो ऑलरेडी कैश है तो इनको तो बेचने का सवाल ही नहीं उठता है, चाहे वो कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो। अब हम बात करते हैं फिक्सिशियस एसेट के बारे में। तो फिक्सिशियस एसेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी एसेट साइड में पीएल दिया रहता है। ये पीएल क्या होता है, तो ये पीएल जो है लॉस है जो कि अब तक बेयर नहीं किया गया, तो एसेट साइड दे दिया जाता है बैलेंस को मिलाने के लिए। इस तरह के एसेट या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कभी कभी दिया रहता है। तो वो सारा ऐसा एक्सपेंस है जिसका कोई मार्केट वैल्यू होता नहीं है, तो इसलिए इन सारे एसेट्स को भी बेचने से कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए जब हम एसेट्स को लेंगे यहाँ पे, तो हम कैश बैंक को छोड़ देंगे और फिक्सिशियस एसेट को छोड़ देंगे। उसके अलावा जो भी एसेट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, डेटा है, स्टॉक है, जो भी रियल एसेट्स होते हैं विच हैज एनी मार्केट वैल्यू, उसको हम ले लेंगे। तो ये तो हो गई एसेट्स की बात। अब अगर हम लायबिलिटीज में आते हैं,
तो लायबिलिटी का यहाँ पे दो पार्ट हो जाएगा। देखिए, एक यहाँ दो तरह के लायबिलिटीज हो जाएंगे। एक जो है वो इंटरनल लायबिलिटी हम उसको बोल सकते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मतलब कि फर्म के अंदर का लायबिलिटी। जैसे अभी सपोज करो कि आप एक फैमिली से हो, तो आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी फैमिली में ट्राई करोगे, मम्मी से पूछोगे, पापा से पूछोगे या भाई से पूछोगे पैसा दे दो। अगर उनसे पैसा मिल जाता है तो आप बाहर ट्राई नहीं करोगे, नहीं मिला तो फिर बैंक में जाओगे। तो फर्म में भी उसी तरह से होता है। अगर फर्म को पैसे की जरूरत है तो पहले ये अपने पार्टनर से मांगते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस फर्म के पार्टनर एक्स, वाई और जेड है, तो अगर एक्स ने फर्म को लोन दे रखा है या वाई ने लोन दे रखा है या जेड ने लोन दे रखा है, यानी कि पार्टनर्स लोन, तो जो पार्टनर का लोन होता है उसे हम इंटरनल कहते हैं, वो इंटरनल लायबिलिटी में आता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी अमाउंट पेबल टू दी आउटसाइडर्स है, मतलब जो बाहर वालों को पेमेंट करना पड़ता है, लाइक क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, या बैंक का लोन है या फ्रेंड्स का लोन है, तो वो सारा लोन जो है एक्सटर्नल लोन में आता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंतर्गत हम लोग जो है इंटरनल लोन को शामिल नहीं करते, हम सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी को लेते हैं। तो ये तो हो गया एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। अब इसको बेचना है, पैसा आएगा, उसी पैसे से लायबिलिटी का पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हो गया। तो इन्हीं 5 स्टेप्स में रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो किस तरह का होता है, तो हम इससे पहले मैंने डिस्कस किया था 5 स्टेप्स के बारे में कि 5 आइटम्स आए थे। उसमें एसेट्स था, सेलेबल एसेट्स, उसके बाद लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज मैंने बताया था आपको। उसके बाद एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा तो पैसा आता हमारे पास, इस पैसे से चौथा स्टेप लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया गया, 5वां स्टेप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट। तो अब बात है यहाँ जब अकाउंट के फॉर्म में होता है तो अकाउंट में तो डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं। तो अब ये 5 आइटम ही है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं। तो अब कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा 11th की तरफ ले चलता हूँ। तो 11th में जब ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था तो ट्रायल बैलेंस में एक रूल था, उससे पहले गोल्डन रूल भी था कि ऑल द एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड एंड ऑल द लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। ये आपको उम्मीद है पता होगा, तो इसी हिसाब से हम करेंगे। तो अभी आप देख लो कि 1 नंबर में एसेट्स है, तो एसेट्स को क्या करना है, डेबिट करना है। तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, 1 नंबर वाले को डेबिट करेंगे, यानी कि टू ऑल दी एसेट। एसेट कैसा वाला, एक्सटर्नल वाला, ये मैंने आपको बता दिया है बुक वैल्यू के साथ। जो भी उसका बुक वैल्यू होता है आप यहाँ पे लिख दे। इंडिविजुअली सारे एसेट्स को अलग अलग लिखना है, सब एसेट का मूल्य अलग से लिखना है। ये तो 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को क्या करना है, आपने लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटीज इधर आएंगे, बाई लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, लायबिलिटी का बुक वैल्यू होगा, ठीक है ना, यानी बुक वैल्यू का मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ जो वैल्यू। अच्छा, तो लायबिलिटीज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज आएगी, इंटरनल लायबिलिटी यानी कि पार्टनर का जो लोन होता है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये 2 नंबर हो गया। अच्छा, तीसरा में क्या है, तीसरा में सेल किया गया है। तो जब हम किसी चीज को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो इनफ्लो ऑफ कैश होता है। तो कैश का आना तो हम इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। तो इनकम कहाँ जाना है हमारा, इनकम देखिए आप क्रेडिट में जाता है। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे भाई बैंक। बैंक इसलिए क्योंकि पैसा मेरे पास आ रहा है। कैसे आ रहा पैसा, एसेट्स से। ठीक है, अच्छा चलो, अब तो पैसा आ गया। तो पैसा आ गया तो उस पैसे से क्या करना है, हमने उस पैसे से लायबिलिटी का पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी का पेमेंट या फिर किसी भी चीज का जब हम पेमेंट करते हैं तो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। मेरे पास से पैसा जा रहा, पैसा जाने का मतलब एक्सपेंसेस होता है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उसको डेबिट में लेना है। तो अब यहाँ पर पेमेंट कर देंगे हम बैंक। किस चीज का पेमेंट हो रहा है, लायबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है। तो पैसा आया है तो बैंक क्रेडिट, गया है तो बैंक डेबिट हो गया। अच्छा चलिए, अब सारे लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। अब जो छोटा मोटा खर्चा हो जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, अब उसका पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश जा रहा है तो एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हमको डेबिट करना होता है। तो हमको इसको क्या करना है, डेबिट कर देना है जो भी मेरा एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का अक्योर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। द बैलेंसिंग फिगर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो होप आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आया होगा। अगर कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आए यूट्यूब के,
और अपना क्वेश्चंस जो भी आपको अराइज होता है वो उसमें पूछे, एज सुन एज पॉसिबल उसको आंसर किया जाएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।